हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम मेथड के बारे में जो कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक है हमारा मैकेनिकल इंजीनियर से, लेकिन हम अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को पता करने के लिए इक्विलिब्रियम मेथड को डिफाइन करूंगा, डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल। इसके अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगी और डेरिवेशन मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इक्विलिब्रियम मेथड क्या होगा। किसी भी ऐसी बॉडी को जो अनस्टेबल है या डायनेमिक पोजीशन में है, उसे स्टैटिक मोशन में लाने के लिए हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसे इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं। जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ बॉडी और अ सिस्टम विच इज़ नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ड्यू टू एक्सेलरेशन। एक ऐसी बॉडी और एक ऐसा सिस्टम जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है किसी भी एक्सेलरेशन के कारण, कैन बी ब्रॉट टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम बाय इंट्रोड्यूसिंग द इनिशियल फोर्स ऑन इट। मतलब उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है इनिशियल फोर्स लगाने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद। अब इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं कि जो ये बॉल है ये रोटेट कर रही है स्लोप्स पर, मतलब एक एक्सेलरेशन है इसके अंदर, और ये नीचे की तरफ नीचे की तरफ घूम रही है, और ये बिल्कुल भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब ये रोटेट करती रहेगी जब तक कि हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका खुद इसे नीचे की तरफ खींचेगा और ये बॉल के ऊपर रोलिंग फोर्स लग रहा होगा। तो अगर इसे हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसके ऊपर इनिशियल फोर्स लगाना पड़ेगा, इनिशियल फोर्स, ठीक है। तो वो हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे जो कि इसकी मोशन के अपोजिट होगा। तो इसी मेथड को हम इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम मेथड, अ वाइब्रेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम इफ समेशन ऑफ इनिशियल फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। इस बॉडी के ऊपर जो ये बॉल है रोटेट कर रही है, इसको हम वाइब्रेटिंग सिस्टम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हालांकि जो कि ये स्टैटिक में नहीं है। तो अगर इसे हमें इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसका समेशन, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका समेशन प्लस इस पे हम जो इनिशियल फोर्स लगाएंगे वो जीरो हो जाना चाहिए। मतलब क्योंकि अगर हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो उसका इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा इनिशियल फोर्स। तो वही इक्वेशन में लिखा हुआ है ये, समेशन ऑफ इनिशियल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमारे इक्विलिब्रियम मेथड बोलता है। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, लेकिन वो समझने से पहले, डेरिवेशन करने से पहले आपको डायग्राम भी तो समझ में आने चाहिए कि डायग्राम किस हिसाब से लिए हुए हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग है, ये हमारा रिजिड फिक्स्ड है, फिक्स्ड है पॉइंट, और यहाँ पे स्प्रिंग लटकाया हुआ है। उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के है स्प्रिंग का। तो मैंने इसे खींच दिया नीचे की तरफ। तो दूसरे डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, मैंने इस पर मास लगा के इसे नीचे खींच दिया। तो पहले तो इसकी पोजीशन ये थी, उसके बाद खींचने के बाद ये होगी डेल्टा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो डेल्टा आया इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने इसे डेल्टा ले लिया और कोफिशिएंट इसका के ही रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसे और खींचा, ठीक है। तो और खींच के मैं इस पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे और खींच दिया मैंने। तो कुछ इसके अंदर क्या हुआ, डेल्टा तो पहले से था ही, प्लस जो नीचे खींचा वो एक्स हो गया, ठीक है। ये जो एक्स लिया मैंने इसे नीचे की तरफ खींच रखा है, तो एक्स यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमने पहले वाली बॉडी थी, इसे मत रुक जाओ, इसे मत देखना अभी पहले, लेकिन जो पहले वाली बॉडी थी यहाँ डेल्टा था, तो यहाँ पे कुछ तो ऐड होगा, डेल्टा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा आया था, लेकिन अब एक्स भी प्लस हो गया, तो डेल्टा प्लस एक्स। अब थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, इसकी तरफ आ जाओ। इसे अगर फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊँ मैं, मतलब ये हटा दूँ, तो इसमें क्या क्या लग रहा है। इसे मैंने नीचे की तरफ खींचा है तो इस पर ग्रेविटी लगी होगी, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। और स्प्रिंग है, क्योंकि ये स्प्रिंग, इसे इसकी टेंडेंसी है अपने आप को वापस पोजीशन में लाने की, तो वो किस कोफिशिएंट है, के स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ठीक है, या कोफिशिएंट कुछ भी बोलो, कांस्टेंट कोफिशिएंट। और ये डेल्टा, तो के डेल्टा से ये ऊपर खींचने की कोशिश करेगा स्प्रिंग की वजह से, तो ये बीच में आ जाएगा। अब मैंने इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ला दिया है, ठीक है, खींचने के बाद। उसके बाद बात करेंगे हम, मैंने जो इसे एक्स्ट्रा खींचा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम में ये नीचे वाला फोर्स तो mg रहेगा, लेकिन जो ऊपर लग रहा है डेल्टा प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट अब बढ़ चुकी है, डेल्टा प्लस एक्स हो चुकी है ये, ठीक है। तो वो इसकी के इंटू डेल्टा प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। इस मास के ऊपर या फिर इस मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो भी तो पता होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से फोर्स हैं, वेट, सबसे पहले तो वेट है इसका खुद का mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, वो पता है आपको कि डेल्टा प्लस एक्स है। इस बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, कि डेल्टा प्लस एक्स। उसके बाद हम इनर्शियल फोर्स लगा रहे हैं जो m इंटू, ये हमारा एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि डबल डॉट है, ठीक है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा अकॉर्डिंग टू डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या था, वो था ये, समेशन ऑफ इनर्शियल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, ठीक है भाई, यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इनर्शियल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, अभी जितने मैंने प्रीवियस पेज पे फोर्स, इन सभी फोर्सेस को अब हम इस जीरो के इक्वल रख देंगे इक्वेशन के अंदर।
तो माइनस एम जी, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड था तो उसे माइनस से डिनोट किया है, प्लस स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स था वो हमें प्लस में किया है क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में था। उसके बाद इनिशियल फोर्स वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में था, उसे एम एक्स डबल डॉट लिया, उसे 0 के इक्वल रख दिया। इसके बाद एम जी और के डेल्टा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो गए? ऐसे नहीं हुए क्योंकि हमारा एम जी के डेल्टा के इक्वल था। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हुआ? क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से जब हमने इस पर ग्रेविटी में से नीचे खींचा था तो यहाँ पे ग्रेविटी लगी थी एम जी, और ये था के इंटू डेल्टा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स था और ये ग्रेविटी। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया था। तो ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, तभी तो ये कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तभी तो स्टैटिक में आएगा। तो नाउ एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा। सो मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में, तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? ये बच गया एम एक्स डबल डॉट, यानी कि एस्केलेशन, मास इंटू एस्केलेशन बोलता हूँ मैं इसे, और के इंटू एक्स की हमारा स्प्रिंग कोफिशिएंट था, एक्स हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम बात करेंगे डिवाइडिंग। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं मास से डिवाइड कर देता हूँ, तो मास ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के मास से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय एम मास ऑफ द बॉडी वी गेट, तो इसे मास से डिवाइड करा तो एम यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ तो एम था ही नहीं, तो डिवाइड में एम आ जाएगा, के बाय एम एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद इसे हम कंपेयर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से। तो एज वी नो द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो वो हमारी इक्वेशन क्या थी? वो थी हमारी एस्केलेशन प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर बाय एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कैसे करेंगे? वो ऐसे ही नहीं करेंगे कंपेयर। हम कंपेयर करने का तरीका होता है कि ये एक्स एस्केलेशन है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? 1 1, ठीक है, तो नहीं हो सकता। एक्स है, एक्स यहाँ पर भी है, तो इसके आगे के एम की वैल्यू है, के बाय जो एम है वो हमारे किसके इक्वल है? डब्ल्यू एन स्क्वेयर के इक्वल है, तो उसे लग देंगे डब्ल्यू एन स्क्वेयर इज इक्वल टू के एम, के बाय एम। ठीक है, तो ये स्क्वेयर ऐसे उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो और इसकी यूनिट जो होगी एंगुलर, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एन, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकंड की यूनिट देंगे। इसके बाद हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी बतानी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही एफ से डिनोट करेंगे ओमेगा बाई 2 पाई, तो उसे फ्रीक्वेंसी को 1/2 पाई और ओमेगा की जगह, यानी कि इसकी ओमेगा की जगह हम रख देंगे अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा था हमारा, अभी बता के आया था मैं ऊपर ही। ठीक है, तो उसकी जगह के बाय एम को रिप्लेस कर देंगे जी बाय डेल्टा से। ठीक है, इसे कंपेयर कर लेंगे इक्वेशंस को, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है एच जेड। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड हम टीपी से डिनोट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक फंक्शन में मैंने आपको टीपी बताया था। तो टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो 1/f ले लेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो आई थी उसका इन्वर्स कर देंगे, तो हमारे पास सेकंड में आ जाएगा टाइम पीरियड। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।